इंडियन ऑडियंस और बॉलीवुड फिल्म मेकर्स में एक रेस लगी है, ज्यादा ठरकी कौन, और उसका सबसे बड़ा नुकसान उठा रही हैं बॉलीवुड एक्ट्रेसेस। I'm standing right next to him and he picks up the phone and he goes, listen, people are going to come into the movies to watch her when she shows her panties. So it needs to be really short so that I can see her panties. I don't know what is so sensuous about a coconut hitting my middle. Serve people what they want instead of serving them something else. So what are you serving people? What they want. मैं तो आपको खाऊंगी सर। केडी द डेविल नाम के कन्नड़ा फिल्म के एक गाने सर के चुनर के लिरिक्स इतने वल्गर हैं कि मैं बोल भी नहीं सकता, तुम स्क्रीन पर पढ़ लो। इलियाना डीक्रूज बताती हैं कि वो सिर्फ 18 साल की थी जब एक तेलुगु फिल्म की शूटिंग करते हुए एक डायरेक्टर ने उनके नेवल पर बार बार कोकोनट शेल्स फेंक कर शॉट लिए। So I just assumed and I asked him, I'm like, why do you take shots, of my navel? I'm like, for me it was weird. हर 3-4 सालों में एक आधा वुमेन एम्पावरमेंट पर फिल्म बनाकर बॉलीवुड रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी से अपना पीछा छुड़वा लेता है, पर फीमेल बॉडी का ऑब्जेक्टिफिकेशन, सेक्सुअलाइजेशन और उसे एक रेवेन्यू मॉडल में बदल देने की बॉलीवुड की जिद आज एक एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच गई है। इसी साल फरवरी में रिलीज हुए बादशाह के गाने के लिरिक्स सुनिए। आया बादशाह डोली चढ़ाने, इन सब की घुटी बनाने, गुरु रंधावा को माफी मांगनी पड़ी, उनके ऊपर लीगल केस हो गया क्योंकि उनके गाने अजूल में स्कूल जाती हुई बच्चियों को वो ऑब्जेक्टिफाई कर रहे थे। सर के चुनर ने यूट्यूब पर रिलीज होते ही इतना बैकलैश फेस किया कि उसके सिंगर को माफी मांगनी पड़ी, संजय दत्त और नोरा फतेही को रिटर्न अपॉलॉजी इशू करनी पड़ी, सेंट्रल मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव को पार्लियामेंट में गाने को बैन करने की बात तक करनी पड़ी। माननीय अध्यक्ष जी, जिस गाने के बारे में माननीय सांसद महोदय ने कहा है, ऑलरेडी उस पे बैन लग चुका है। और हद तो तब हो गई जब नोरा फतेही का एक वीडियो सामने आया जिसमें उन्होंने बताया कि उन्हें तो पता ही नहीं था कि कन्नड़ा में रिकॉर्ड हुए इस गाने को हिंदी में ऐसा डब करा जाएगा। Whatever they've done right now, which is creating a Hindi version and dubbing the voice in Hindi and having those lyrics which are very inappropriate, I had no idea about that. They didn't take any approvals, they didn't take any permission from me. और लस्टफुल ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए डायरेक्टर ने संजय दत्त और नोरा फतेही का एक AI जनरेटेड इमेज भी गाने और पोस्टर्स में डाला, जिसके लिए कंसेंट तो छोड़ो, नोरा फतेही को उसके बारे में तब पता चला जब वो प्रमोशन शुरू हो गए। Then they created an image of me and Sanjay Dutt which was AI generated, which I'm already against AI, so I was already feeling really irritated at the event when I saw what I saw. जानवी कपूर को इतनी पावरफुल फिल्म फैमिली से बिलोंग करने के बाद भी पेड्डी जैसी फिल्म में एक तेलुगु ऑडियंस के लिए ऑब्जेक्टिफाई होना पड़ रहा है। इस हद तक की मूवी में एक सीन है जिसमें रामचरण जानवी के कैरेक्टर की फेस की तारीफ कर रहा है, तो कैमरे का फोकस उनकी नेवल और चेस्ट पर है। और वैसे तो मेरी नजर में जानवी को ऐसे रोल्स करने के लिए क्रिटिसिज्म सिर्फ इसीलिए मिल रहा है क्योंकि 2 महीने पहले उन्होंने फीमेल ऑब्जेक्टिफिकेशन के अगेंस्ट एक पॉडकास्ट में आवाज उठाई थी। And that does bother me. Even on movie sets, if a DOP puts a camera on some place that I'm not okay with, I should be able to say नहीं चलेगा, मुझे नहीं चाहिए। आज की रात जो रिसेंट टाइम्स में बॉलीवुड से आने वाले सबसे सेंसुअल आइटम नंबर्स में से एक है, उसके बारे में तमन्ना भाटिया कहती हैं कि छोटे बच्चे उनका गाना सुने बिना खाना नहीं खाते और सोते नहीं। एक गाना देख के अगर किसी का बच्चा खाना खा रहा है, so be it. और अगर तुम्हें लग रहा है कि आजकल की जेनजी ऑडियंस अच्छे सिनेमा को अप्रिशिएट नहीं करती और एक्ट्रेसेस को ऑब्जेक्टिफाई ओवर सेक्सुअलाइज करना तो एक मॉडर्न सिनेमा की प्रॉब्लम है, तो तुम पूरी तरह से गलत हो। चोली के पीछे क्या है, मैं आई हूँ यूपी बिहार लूटने, तो चीज बड़ी है मस्त मस्त और जुम्मा जुम्मा जैसे 90s के गाने तो मैंने तुमने सुने ही हैं, जो एक फीमेल बॉडी को, फीमेल ऑन स्क्रीन कैरेक्टर को एक ऑब्जेक्ट, एक पर्सन ऑफ डिजायर से ज्यादा कुछ नहीं समझते। पर ये क्रीपीनेस सिर्फ गानों तक लिमिटेड नहीं है। एक जमाने में जब एक रोमांटिक किसी सीन को सिग्निफाई करने के लिए बॉलीवुड 2 फूलों को जोड़ देता था, वही बॉलीवुड उस समय ऐसे सीन्स भी लिख रहा था। दूध 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 पीने का मजा ही कुछ और, खासकर वो दूध किसी तंदुरुस्त और दुधारू गाय का हो। आप जैसी, मेरे जैसी? हाँ, आपकी गाय दुधारू और तंदुरुस्त नहीं है। आपको कैसे मालूम? लो पूछो इनसे, हमें कैसे मालूम? अजी देखने से तो पता लगता है ना। फेमस तेलुगु डायरेक्टर टी राघवेंद्र राव, जिन्होंने श्रीदेवी, जयासुधा और तापसी पन्नू जैसी कई एक्ट्रेसेस को लॉन्च किया है, वो तो फेमस ही अपने वियर्ड नेवल ऑब्सेशन के लिए हैं। एक्ट्रेसेस की नेवल पर फ्रूट्स गिराकर सेंसिटिविटी दिखाने के लिए। I'd heard a lot of things about KRR's songs. He has some, he'll use flowers and fruits. That's his signature. अब अगर तुम मेरी वीडियोस पहले से देखते हुए आए हो तो तुम्हें पता है कि मैं यहाँ एक मॉरल हाई ग्राउंड लेके
बॉलीवुड को क्रिटिसाइज करने नहीं आया हूं, क्योंकि फिल्म जैसे गहराइयां और खो गए हम कहां में भी तुमको न्यूडिटी और सेंसुअलिटी दिखेगी, और मुझे पर्सनली इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब ये चीजें समाज में एग्जिस्ट करती हैं तो सिनेमा में क्यों नहीं दिखाई जाएंगी। पर चीजें प्रॉब्लमैटिक हो जाती हैं तब जब फिल्म में कोई न्यूडिटी और सेंसुअलिटी की ना तो जरूरत हो ना स्कोप हो, जब फिल्म को जबरदस्ती तोड़कर एक आइटम सॉन्ग डाला जाए, स्पेशली एक ऐसा आइटम सॉन्ग जिसके लिरिक्स ऐसे हो कि उसको फैमिली के साथ सुनते हुए तो छोड़ो, मैं और तुम अकेले में सुनेंगे तब भी हम क्रीप आउट हो जाएंगे, जिसमें आइटम गर्ल को जितनी शॉर्ट कॉस्ट्यूम पॉसिबल है वो पहनाई जाए, जिस गाने का कोर ऑब्जेक्टिव ही इंडिया की क्रीपी, ऑब्सीन और टेस्टलेस ऑडियंस को किसी ना किसी तरह थिएटर में बुलाना हो। जब ऐसे डबल मीनिंग डायलॉग्स फिल्म में डाले जाएं जिनकी ना तो जरूरत थी ना वो फनी होते हैं। एक साथ 69 पर जब ऐसी एक ऑडियंस एग्जिस्ट करती है जो सिर्फ इन्हीं रीजन की वजह से फिल्मों को देखने जाती है, तो एक फिल्म मेकर जो सिर्फ अपनी मूवी को हिट करने की कोशिश कर रहा है उसको भी ब्लेम करना किस हद तक सही है, क्योंकि कुछ तो इकोनॉमिक्स होंगे ऑफ दीज मूवीज जिनमें ऐसे आइटम सॉन्ग्स होते हैं। Demand and supply. Don't demand it. Don't ask for it. एंड मोर इम्पोर्टेंटली, क्यों फेमिनिज्म एम्पावरमेंट की बात करने वाली एक्ट्रेसेस क्यों खुद को फिल्मों में ऑब्जेक्टिफाई करने के लिए, मेल गेज को केटर करने के लिए बिना झिझक के तैयार हो जाती हैं? क्या स्क्रीन पर ये ठरकीपन दिखाना सच में फिल्म मेकर की चॉइस है या ऑडियंस की डिमांड? पर सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन क्लिक करो, वीडियो को लाइक करो, क्योंकि ऐसी पॉप कल्चर पर डीप डाइव तुम्हारे लिए हर हफ्ते लेकर आते हैं। एंड नाउ शुरू करते हैं एक सवाल पूछकर कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जिसके पास टैलेंट, रिसोर्सेज, सुपरस्टार्स की कोई कमी नहीं है, वो यहां तक आया कैसे कि बिना किसी एक्ट्रेस को ऑब्जेक्टिफाई करे बिना एक हिट फिल्म बनाना बॉलीवुड के लिए नामुमकिन हो गया है। 1950s से मूवीज में सेक्स, किसिंग और किसी भी तरह के फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ लव को एक बड़ा टैबू समझा जाता था। इसीलिए तो स्क्रीन पर दो फूलों को मिलाना सिंबल था एक किस का, तेज बारिश होना फिल्म में सिंबल था एक सीन का, और हीरो हीरोइन के बीच में फिजिकल इंटीमेसी दिखाई जाती थी दोनों को एक पेड़ के पीछे छुपाकर। पर इसका ये मतलब नहीं है कि बॉलीवुड पूरी तरह से नादान और नासमझ था। एंड कैसे बॉलीवुड में एक पैरेलल सिनेमा 1960 से चलता आ रहा था, कैसे फिल्में सिर्फ एक सुपरस्टार के अराउंड बनने लगी, ये सब मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है। एंड में मैं लिंक दे दूंगा, तुम जाकर देख सकते हो। पर अभी समझना ये जरूरी है कि उस समय फिल्म मेकर्स फिल्म में डायरेक्ट वल्गैरिटी दिखाने की जगह यूज करते थे सेक्सुअल इन्यूएंडोस, डबल मीनिंग जोक्स और एक सोशली एक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ फीमेल ऑब्जेक्टिफिकेशन। जैसे 1984 में आई फिल्म मकसद में राजेश खन्ना अपने से 21 साल छोटी एक्ट्रेस श्रीदेवी से वल्गैरिटी से भरी हुई डबल मीनिंग पहेलियां पूछते हैं। सुनिए, वो जाता था मैं बुलाती थी, वो डालता था मैं रोती थी, वो डालता था मैं रोती थी, चूड़ी वाला। और फिर यही पहेलियों वाला सीक्वेंस 3 साल बाद 1987 में आई मजाल में दिखाया जाता है विद द सेम एक्ट्रेस, बस इस बार एक्टर बदल गया था। चाहता है दिल मेरा मल मल दूं। आप बाहर निकले, ये बहुत वाहियात सवाल है। ये कोई बी ग्रेड सी ग्रेड फिल्में नहीं थी, ये बॉलीवुड की मेन स्ट्रीम फिल्में थी। इनफैक्ट मजाल के इतने भद्दे डायलॉग्स तो लेजेंडरी डायलॉग राइटर कादर खान ने लिखे थे। अब ठीक है, तुम इन डायलॉग्स को चलो एक्सप्लिसिटली सेक्सुअल नहीं कह सकते, पर ये सजेस्टिव जरूर थे इन द वर्स्ट वे पॉसिबल। फोटो अब ऐसे बैठे रहिए, 5 मिनट में आपके ले लूंगा। ये उस समय की बात है जब सिनेमा घरों में लोगों को लाने के लिए वर्ड ऑफ माउथ की वैल्यू सबसे ज्यादा होती थी। एक फिल्म कई हफ्तों तक थिएटर में लगी रहती थी, टिकट्स रिलेटिवली सस्ते होते थे। इसलिए अगर शुरुआती आने वाली ऑडियंस को ऐसे सजेस्टिव डायलॉग्स, ऐसे सीन्स अच्छे लगे तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो 1-2 बार दोबारा फिल्म देखने आए सिर्फ इन सीन्स और डायलॉग की वजह से, और इन सीन्स के बारे में सुनकर और लोग फिल्म देखने जाए। एंड डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को ये इकोनॉमिक्स अच्छे से पता थे, जिसका सबसे बड़ा और शर्मनाक प्रूफ है 1970s और 80s की फिल्मों में रेप का ग्लोरिफिकेशन। उस समय के फेमस विलन रंजीत ने बताया कि डिस्ट्रीब्यूटर्स की डिमांड रहती थी मेकर्स से कि फिल्म में एक ना एक ऐसा सीन होना ही चाहिए, अगर नहीं होगा तो पिक्चर नहीं बिकेगी। और अगर फिल्म में किसी ऐसे सीन का स्कोप बिल्कुल भी ना हो तो भी मेकर्स उसे इस तरह डाल देते थे कि विलन अपने सपने में हीरो की बहन, हीरो की बीवी, हीरो की माँ या किसी एक्ट्रेस का रेप कर रहा हो। रंजीत ने खुद 350 फिल्मों में एक रेपिस्ट विलन का रोल प्ले करा है। इनफैक्ट तुम अपना सर पकड़ लोगे ये जानकर कि रंजीत को इनफेमसली बॉलीवुड का रेप किंग बोला जाता था। एंड बॉलीवुड में ये किस हद तक फैला हुआ था इसका डिस्क्रिप्शन तो प्रेम चोपड़ा भी अपनी बायोग्राफी में कंफर्म करते हैं। पर उन्हें ऐसे रोल्स करने में कोई मलाल नहीं था, क्योंकि वो खुद को द कूलेस्ट रेपिस्ट बुलाते हैं। अब यहाँ पर एक डिस्टिंक्शन समझना जरूरी है। बॉलीवुड अभी भी कंजर्वेटिव था, डायरेक्ट मेंशन ऑफ सेक्स एंड इंटीमेसी अभी भी एक टबू सब्जेक्ट था। इसीलिए बात होती
होती थी पहेलियों में, इनडायरेक्ट रेफरेंसेस में और चीप और वल्गर मेटाफर्स में, और उसमें भी कोई खास क्रिएटिविटी तुम्हें नहीं मिलेगी। एक बार अगर ऑडियंस को कुछ अच्छा लग गया तो बॉलीवुड उसे तब तक एक्सप्लॉइट करेगा जब तक ऑडियंस बोर ना हो जाए। ऐसा ही एक सीक्वेंस इन्वेंट करा गया था 1973 की फिल्म आ गले लग जा में, जब शशि कपूर को शर्मिला टैगोर के साथ नींद में सेक्स करते हुए दिखाया जाता है ताकि एक्सट्रीम सर्दी की वजह से शर्मिला टैगोर की जान न चली जाए। मैंने मौके का फायदा नहीं उठाया, तुम्हें होश में लाने के लिए मैं जो भी कुछ कर सकता था मैंने किया। आई नो, सुनने में ये बहुत सेंसलेस और बहुत प्रॉब्लमेटिक लगता है। ना सिर्फ शर्मिला टैगोर की कैरेक्टर नींद से उठने के बाद ऋषि कपूर को थैंक यू बोलती हैं। जान बचाने की कोई सजा होती है? अगर मैं तुम्हारी जगह होती मैं भी यही करती। बल्कि यही सेम सीक्वेंस जिसको बाद में जिस्म की गर्मी कहा गया था, ये 1982 की फिल्म बदले की आग में रिक्रिएट किया जाता है, जहां रीना रॉय को कैरेक्टर सेक्स के बाद सुनील दत्त को देवता कहती हैं। सेम सीक्वेंस 1988 की फिल्म गंगा जमुना सरस्वती और 1991 में अक्षय कुमार की फिल्म सौगंध में भी दिखाया जाता है। इस सीन से भी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक था इसका डिपिक्शन, इसका कॉन्टेक्स्ट और फिल्म में मतलब, क्योंकि ऐसे नॉन कंसेंसुअल बिहेवियर के बाद ना एक्ट्रेस गुस्सा होती है, ना पुलिस कंप्लेन करती है और ना हीरो की कोई गलती बताई जाती है, बल्कि इसके बाद तो हीरोइन हीरो के प्यार में गिर जाती है। मेरी हाँ के साथ साथ डैडी के यहाँ भी तो जरूरी है। और बॉलीवुड यहाँ नहीं रुका, क्योंकि इसके बाद एक और प्रॉब्लमैटिक थीम है जिसको बॉलीवुड ने ग्लोरीफाई किया था, जो की है विक्टिमाइजेशन ऑफ द एक्ट्रेस आफ्टर हर रेप। हीरो हीरोइन का रेप करता है, हीरोइन गिल्टी फील करती है, पूरा समाज उसे एक्सेप्ट करने से मना कर देता है, उसको इम्प्योर बोलता है, उसकी जिंदगी नर्क बन जाती है, और गेस करो इस समय उसे बचाने कौन आता है? वही बेस्ट हीरो। सोचो भला कैसे, उससे शादी करके उसे रोमांटिकली अपना के। ये एक्सट्रीमली प्रॉब्लमैटिक और कैंसिल करवाने वाली थीम तुम्हें 1987 में आई जितेंद्र और श्रीदेवी की फिल्म हिम्मत और मेहनत, 1991 में आई अनिल कपूर और जूही चावला की फिल्म बेनाम बादशाह के साथ कई और फिल्मों में दिखेगी। एंड थोड़ी शुक्र की बात है कि अर्ली 90s के बाद बॉलीवुड मूव ऑन कर गया प्योर रोमांटिक फिल्म्स लाइक DDLJ और हर माप के हैं कौन की तरफ, क्योंकि जब ये नई थीम सुपर हिट हो गई तो ऐसी वल्गर थीम से मूव ऑन तो करना ही था। हाँ, कुछ लोग तो इन फिल्मों को भी एक्सट्रीमली पेट्रियार्कल बनाते हैं, विच इन मेनी वेज दे आर। जैसे DDLJ में सिमरन का कैरेक्टर पूरी तरह से या तो अपने लवर पर डिपेंडेंट होता है या फिर हाइपर मैस्कुलिन और पेट्रियार्कल फादर पर। इसके लिए तुम फिल्म मेकर को ब्लेम नहीं कर सकते। जब सोसाइटी में ही पेट्रियार्की इंग्रेन्ड है तो फिल्मों में एक आइडियलिस्टिक यूटोपिया दुनिया आप नहीं दिखा सकते। और यही रीजन भी है कि मुझे कबीर सिंह जैसी फिल्मों से ज्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर तुम मानो तो वो एक कैरेक्टर फिल्म है। कबीर का कैरेक्टर टॉक्सिक लवर है, जैसे सलमान खान उससे पहले तेरे नाम में और शाहरुख खान डर में प्ले कर चुके हैं। पर 90s के इसी समय में एक ऐसा गाना आया जिसने बॉलीवुड फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री की पूरी डायरेक्शन, उनकी इंटेंशंस और मोटिवेशंस को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। चोली के पीछे क्या है, चोली के पीछे। इस गाने को खूब पब्लिक बैकलैश मिला, कोर्ट तक इस गाने को ले जाया गया, पर अल्टीमेटली जब सेंसर बोर्ड ने इस गाने को अप्रूव किया, इट बिकेम अ बिग लैंडमार्क इन द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, क्योंकि इसके बाद एक ट्रेंड की शुरुआत हुई। एक अकेले गाने पर पूरी फिल्म की मार्केटिंग करने के ट्रेंड की। संजय दत्त की फिल्म खलनायक को तो बहुत से लोग सिर्फ इस एक गाने की वजह से देखने थिएटर गए थे। अब ऐसा नहीं था कि ऐसा सेंसुअल गाना इंडियन ऑडियंस ने पहली बार सुना था। हीरोइन वर्सेस वैम्प का कॉन्सेप्ट तो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में 70s से चला आ रहा है। हेलेन वाज द मोस्ट पॉपुलर बैड गर्ल ऑफ बॉलीवुड उस टाइम पर, जब शायद बैड गर्ल का मतलब होता था अल्कोहल पीना, छोटे कपड़े पहनना, छोटे बाल एंड डांस ऑन एन अपबीट सॉन्ग इन फ्रंट ऑफ द विलेन। हेलेन का कैरेक्टर यूज्ड टू लुक लाइक दिस, सो द लीड एक्ट्रेस कुड लुक लाइक दिस। एक क्लियर डिस्टिंक्शन तुम्हें दिखेगा लुक्स में, स्टाइल में, कैरेक्टर आर्क में। पर मिड 90s से ये लाइन थोड़ी ब्लर हो गई जब फिल्म की लीड एक्ट्रेस ही आइटम सॉन्ग में वो वैम्प वाला कैरेक्टर प्ले करने लगी, क्योंकि 1991 में जब इंडिया की इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए और हमारी फिल्मों का हीरो गरीब होने की जगह स्विट्जरलैंड पढ़ने जाने लगा, तो ऑब्वियसली हीरोइन को भी सोशियो इकोनॉमिक तरीके से ऊपर तो उठाना ही था। और मॉडर्निटी दिखाने का बॉलीवुड का तरीका क्या था? शॉर्ट ड्रेसेस, इंग्लिश स्पीकिंग हीरोइन, रेबेलियस नेचर और सेंसुअल डांस। फिर चाहे वो रवीना टंडन हो इन टिप टिप बरसा पानी या फिर शिल्पा शेट्टी इन मैं आई हूँ यूपी बिहार लूटने। ऐसा आइटम सॉन्ग फिल्म की मार्केटिंग का काम तो अपने आप में कर ही देते हैं, पर फिल्म की स्टोरी, उसके नैरेटिव में इन गानों का कंट्रीब्यूशन ना के बराबर था। मुन्नी बदनाम हुई और शीला की जवानी मोस्ट पॉपुलर आइटम सॉन्ग्स तो बन गए, पर बहुत से लोगों को तो शायद ये तक ना याद हो कि शीला की जवानी कौन सी फिल्म का गाना है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस पॉइंट तक डायरेक्टर्स को एक फुल प्रूफ तरीका समझ आ गया था। एक सेक्सुअली डिप्राइव्ड, वॉयरिस्टिक, क्रीपी ऑडियंस को थिएटर्स तक लाने का एक शॉर्टकट उन्हें मिल गया था। और इसके बाद बॉलीवुड ने देखा अपने इन गानों का सबसे ज्यादा सेंसुअल पीरियड। चिकनी चमेली, दिल मेरा मुफ्त का, फेविकॉल से, मुन्नी बदनाम हुई, ए प्रीतम प्यारे, इन आइटम सॉन्ग्स की मैसिव सक्सेस से दो फायदे, फिल्म को पब्लिसिटी मिल गई और म्यूजिक राइट्स से एक एवरेज फिल्म का बजट तो थोड़ा रिकवर हो गया। बट अनफॉर्चुनेटली उस आइटम सॉन्ग को और ज्यादा सेंसुअल और ज्यादा सेक्सी, मेल गेज के लिए और ज्यादा अपीलिंग बनाने की रेस में
में। टुडे अनफॉर्चुनेटली वी हैव रीच्ड अ प्लेस जहां सर के चुनर जैसे गाने एग्जिस्ट करते हैं। पेड्डी जैसी फिल्मों का ऑब्जेक्टिफिकेशन मेन स्ट्रीम में आ गया है। पर सवाल हमारा अब भी वही है जो वीडियो की शुरुआत में था। एक डायरेक्टर के ऊपर तो फिल्म बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस फिल्म को हिट कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना कि समाज को सुधारने की। और जब जनता देखना ही ये चाहती है तो एक डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, फिल्म मेकर कर भी क्या सकता है। आज की फिल्मों में ये वल्गैरिटी दिखाना जब इतना इंपॉर्टेंट है ही तो कोई इससे कैसे बच सकता है। तो इस सवाल का जवाब गेस नहीं करते, लेट अस डिस्कस द एक्चुअल बिजनेस ऑफ डिजायर इन बॉलीवुड। 2024 में रिलीज हुई स्त्री 2 एक टैलेंटेड स्टार कास्ट से स्टडेड फिल्म थी, एक सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी का पार्ट थी। पर फिल्म का मोस्ट टॉक्ड अबाउट, मोस्ट पॉपुलर एलिमेंट क्या बना? फिल्म के क्लाइमैक्स में आया ये गाना। आज की रात मजा। तमन्ना भाटिया से जब पूछा गया कि इस गाने का फिल्म के 600-700 करोड़ के रेवेन्यू में कितना कंट्रीब्यूशन होगा, तो उन्होंने ये जवाब दिया। Do you think the song contributed in the revenue or not? I think it did. I think it did. अब एक एक्सट्रीमली सेंसुअल आइटम सॉन्ग एक पिक्चर हिट करा देगा, ये आर्गुमेंट थोड़ा एक्सट्रीम हो गया। क्योंकि ऐसे तो 30 मार खा में शीला की जवानी था, हेट स्टोरी 2 में पिंक लिप्स फीचरिंग सनी लियोन था, मरजावा में एक तो कम जिंदगानी फीचरिंग नोरा फतेही था, पाटला हाउस में ओ साकी साकी वंस अगेन फीचरिंग नोरा फतेही था। ये सारे आइटम सॉन्ग तो सुपर हिट थे, पर मूवी बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं कर पाए। तो एक स्ट्रॉन्ग स्टोरी लाइन, नैरेटिव, कैरेक्टर्स तो फिल्म को चलाने के लिए आज भी चाहिए। पर इंस्टाग्राम के आने से, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स के आने से म्यूजिक राइट्स के थ्रू पैसे रिकवर करने की स्ट्रेटेजी फुल प्रूफ है। और इसको यूज करने के लिए तुम डायरेक्टर, फिल्म मेकर, म्यूजिक आर्टिस्ट को ब्लेम भी नहीं कर सकते, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे व्हाट वी सीम टू फॉरगेट इज कि फिल्म मेकिंग एक बिजनेस है। टी सीरीज के ओनर भूषण कुमार बताते हैं कि दिलबर और आंख मारे जैसे आइटम सॉन्ग्स जब ऑडियंस को पसंद आ रहे हैं तो मैं उन्हें क्यों ना बनाऊं। जिस छोटे सेक्शन ऑफ सोसाइटी को इन गानों के विजुअलाइजेशन, लिरिक्स से प्रॉब्लम है, उनके लिए मैं अपना रेवेन्यू लॉस क्यों करूं। सर के चुनर सॉन्ग के राइटर रकीब आलम ने वीडियो बनाकर बताया कि ये लिरिक्स उन्होंने नहीं बल्कि फिल्म के डायरेक्टर प्रेम ने कन्नड़ा में लिखे थे। अब यहाँ पर हमारे तुम्हारे लिए भूषण कुमार और प्रेम को ब्लेम करना बहुत आसान, पर प्रॉब्लम शायद इससे थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। सिनेमा इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी, ये बात सच है, पर मैं ये भी मानता हूँ कि सोसाइटी अपने बिहेवियर सीखती है फ्रॉम व्हाट दे लर्न ऑन द स्क्रीन। आज सेंसुअलिटी, वल्गैरिटी और सजेस्टिव डायलॉग्स एंड लिरिक्स की जिस स्टेज पर हिंदी सिनेमा खड़ा है वो कुछ चंद डायरेक्टर्स या ऑडियंस की प्रेफरेंसेस की वजह से नहीं है, बल्कि 2 रीजंस की वजह से बॉलीवुड आज यहाँ खड़ा है। पहला रीजन है सालों से बनाया हुआ एक फीडबैक लूप। बॉलीवुड ने फिल्म में सजेस्टिव डायलॉग डाले, फोटो अब ऐसे बैठे रहिए, 5 मिनट में आपके ले लूंगा। ऑडियंस ने फिल्म देखी। बॉलीवुड ने आइटम सॉन्ग्स बनाए, वो ऑडियंस को पसंद आए। बॉलीवुड ने इंडिपेंडेंट आइटम सॉन्ग बनाए, ऑडियंस ने वो भी हिट करा दिए। और इस फीडबैक लूप का नेचुरल प्रोग्रेशन वाला एस्केलेटिंग नेक्स्ट स्टेप कैंसिल होने लायक वल्गैरिटी तक पहुंचना ही था। और दूसरा रीजन है लेजी राइटिंग। दंगल, बजरंगी भाईजान, 3 इडियट्स और पीके, तो चलो लोग कह सकते हैं कि तीनों खान सुपरस्टार एक्टर्स थे, उनकी वजह से हिट हो गई। तो फिर सीक्रेट सुपरस्टार, हिंदी मीडियम, बधाई हो, अंधाधुन, राजी, दृश्यम, ए-लिफ्ट, कहानी, क्वीन, तुम्हें ऐसी कई हिट फिल्मों के एग्जांपल मिल जाएंगे जहां फिल्म डिपेंडेंट नहीं थी सजेस्टिव डायलॉग्स और आइटम सॉन्ग्स पर अपने आप को हिट कराने के लिए। हमेशा एक लेजी स्टोरी लाइन, ब्लैंड डायलॉग, बुरे नैरेटिव वाली फिल्म ही कॉम्पनसेट करेगी चीप डायलॉग्स, सजेस्टिव और वल्गर आइटम सॉन्ग्स और लिरिक्स पर अपनी सक्सेस के लिए। और ये लेजी राइटिंग का रीजन क्या है? कैसे राइटर्स को अपना ड्यू नहीं मिलता, उन्हें एक्सप्लॉइट किया जाता है, उनकी वैल्यू सबसे कम है। इसको हमने एक और डिटेल वीडियो में कवर किया है, एंड में लिंक दे दूंगा, तुम इस वीडियो के बाद देख सकते हो। पर सेक्सिज्म की ये प्रॉब्लम सिर्फ बॉलीवुड की नहीं है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा फिल्मों में भी तुम्हें वल्गैरिटी और सजेस्टिव लिरिक्स के बहुत एग्जांपल मिल जाएंगे। इनफैक्ट साउथ में ये इतना कॉमन है कि एक्ट्रेसेस खुद चाहती हैं कि टी राघवेंद्र राव जैसे डायरेक्टर्स उनकी नेवल पर फ्रूट्स गिराकर सेंसुअल शॉट्स फिल्म में डालें। So I went to him like, sir, I want that navel shot that you're famous for. Like things will come on that. पुष्पा का ऊ अंटावा सॉन्ग प्रेडेटरी मेल गेज पर एक सटायर है, जिसमें ऑफ स्क्रीन विमेन एम्पावरमेंट, विमेन को ऑब्जेक्टिफाई ना करा जाए इन चीजों पर फेमिनिज्म पर स्टैंड लेने वाली एक रेप्यूटेड सीनियर एक्ट्रेस हीरो के पेल्विक एरिया के पास जाकर ऐसे स्टेप्स करती है कि इससे ज्यादा सजेस्टिव कुछ और हो ही नहीं सकता। जानवी कपूर तक को अगर पेड्डी जैसी एक बड़ी कमर्शियल मसाला एंटरटेनर फिल्म में रामचरण जैसे एक्टर के ऑपोजिट रोल करने का मौका मिलेगा तो वो थोड़े बहुत ऑब्जेक्टिफिकेशन की वजह से उसे मना नहीं करेंगी। Right now I'm not in the position of power where I can say I don't care and people will want to work with me despite whatever the hell I put out. So I need to make that compromise. I'll be like, you know, I'll play it safe. I'll do what I have to. और यही बात नोरा फतेही ने भी अपनी अपॉलॉजी वीडियो में कही कि उनके जैसे एक्ट्रेसेस के पास इतनी पावर और बैकिंग है ही नहीं कि वो अपने लिए एक ऑब्जेक्टिव स्टैंड ले सके। अगर किसी से अकाउंटेबिलिटी मांगनी है तो वो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से मांगो, क्योंकि अल्टीमेटली सबसे
सबसे ज्यादा प्रॉफिट तो फिल्म के हिट होने से वही कमाते हैं. Okay, especially artists like me who, you know, one, we don't really have this backing. We're not nepo kids. We don't come with a certain power behind us, right? It's just us. We're just individuals and the audience which is behind us. We have little power. We have little control. पर मेरे ओपिनियन में हर बार एक कंप्लीटली क्लीन हिट फिल्म बनाना जो हिट भी हो और ऑडियंस को भी पसंद आए वो बहुत ज्यादा पॉसिबल है नहीं. एंड मेरे अकॉर्डिंग द ओनली सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इज गुड राइटिंग एंड वैल्यूइंग गुड राइटर्स. ओमकारा का बीड़ी जलाई ले गुलजार साहब ने लिखा था. इस बात पर मेरा विश्वास कर पाना ही मुश्किल है. वो भी एक आइटम सॉन्ग था, फिल्म से ज्यादा पॉपुलर भी हुआ. बिपाशा बासु का आधा करियर भी बन गया, पर लिरिक्स में आउटराइट वल्गैरिटी नहीं है. स्लाइट सेक्सिज्म था, पर गुलजार साहब की राइटिंग के पीछे जरा छुपा हुआ, जिसकी वजह से ना तो उस समय पर और ना आज उस गाने से किसी को कोई खास प्रॉब्लम है. शायद ऐसे एग्जांपल्स तुम्हें और मिल जाए. और इंस्पिरेशन लेने के लिए तो ऐसे लिरिक्स भी एग्जिस्ट करते हैं. मैं तो तंदूरी मुर्गी हूँ यार, कि मोरालिटी का बर्डन तुम फिल्म मेकर, एक्ट्रेसेस, म्यूजिक बनाने वालों पर नहीं डाल सकते. ना ही तुम खुद उस मोरालिटी की लाइन को डिफाइन कर सकते हो, क्योंकि आज ये क्रिटिसिज्म जो ऐसी वल्गैरिटी, ऑब्जेक्टिफिकेशन का इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर हो रहा है, वो करने वाली एक मेन स्ट्रीम अर्बन ऑडियंस है, जिनको माइंड में रखकर ना तो ये गाने लिखे जाते हैं, ना ये फिल्में बनाई जाती. एंड इसका अगर एक्चुअल एक सोल्यूशन जानना है तो उसका नाम है इन्फॉर्म्ड कंसेंट, जिसको हम सबको डिमांड करना चाहिए. क्योंकि जब मजाल और मकसद जैसी फिल्में, इसके डायलॉग मैंने थोड़ी देर पहले सुनवाए थे, वो यू रेटेड हैं, मतलब कोई भी इंसान, छोटा बड़ा, बच्चा बूढ़ा, उन्हें देख सकता है. टीवी पर बिना कुछ बदले वो दिखाई जा सकती हैं. या फिर धुरंधर जैसी फिल्में जो ए रेटेड है, और ये बताने की मुझे जरूरत नहीं है कि कितने माइनर्स वो फिल्म थिएटर में देखने गए हो. इंस्टेड ऑफ अस एक्सपेक्टिंग कि जो मेरी पर्सनल मॉरल बाउंड्री है वही पूरी सोसाइटी की भी होनी चाहिए, यू एंड आई मस्ट रियलाइज कि अगर बॉक्स ऑफिस पर फिल्म मेकिंग के बिजनेस में वही सिनेमा हिट होता रहेगा जिस सिनेमा की बात हम इस पूरी वीडियो में करते आए हैं, तब तक इन डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, म्यूजिक आर्टिस्ट का ऐसा और सिनेमा बनाने का इंसेंटिव कहीं नहीं जाने वाला. पर अनफॉर्चुनेटली हमारे लिए आउटरीच करना, इन सीन्स को, इन गानों को बुरा भला बोलना, एक्ट्रेसेस के ऊपर ब्लेम डालना ऐसे सीन्स में एक्ट करने के लिए, वो बहुत ज्यादा आसान. सेंसर बोर्ड पर और अपनी पर्सनल मॉरल चॉइस की बाउंड्रीज की लिमिटेशन पर सवाल उठाने से. एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो. तो मुझे बताओ तुम क्या सोचते हो इस बारे में. वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, स्क्रीन पर आई वीडियोस को चेकआउट करो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. गुड बाय.